नमस्कार, दीपजीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम फंडामेंटल राइट मूल अधिकार की अगली कड़ी में आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, जो हमें लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। इस फंडामेंटल राइट के तहत हमें सरकारी नौकरियों में समानता का कानून हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त है। तो आइए हम समझते हैं आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि हमें लोक नियोजन के अवसर में समानता मिलेगी, यानी कि राज्य हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 16(1) के तहत है, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला जो देखेंगे आर्टिकल 16(2). आर्टिकल 16(2) के अंतर्गत कोई भी नागरिक केवल धर्म मूल वंश, जाति, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश क्रम, जन्मस्थान, जन्मस्थान और निवास के आधार पर लोक नियोजन पे कोई भेदभाव नहीं करेगा के आधार पर। अब इस बात को हम समझेंगे कि आर्टिकल 15 में हमने ये पढ़ा था कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 16 में हमने ये देखा कि वंशक्रम और निवास भी इसमें एक आधार बना है। तो ये हम समझ सकते हैं कि लोक नियोजन के अवसर पर, यानी कि सरकारी नौकरियों, जो सरकार के अधीन कोई भी जॉब अगर निकलती, कोई नौकरी निकलती है, तो इसमें हमें अवसर की समानता आर्टिकल 16 में मूल अधिकार के तहत आपको प्राप्त है। इसमें हम अगली कड़ी में चलेंगे आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) में हम ये करेंगे कि संसद विधि बनाकर विधि या कानून बनाकर राज्य में निवास संबंधित प्रावधान कर सकता है। निवास संबंधित प्रावधान कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश या बिहार में किसी राज्य में अगर कोई सरकारी वैकेंसी आ रही है और सरकार को अगर यह पता चले कि हमारे जो विभाग है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसमें राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा नहीं है, तो वो एक निवास संबंधित उपबंध कर सकता है, एक कानून ला सकता है कि जो उत्तर प्रदेश या बिहार का निवासी होगा वही इस फॉर्म फिल करने के लिए या इस नौकरी के लिए योग्य होगा। तो आर्टिकल 16(3) के अंतर निवास संबंधित कानून बनाकर अपने राज्य के निवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संसद जो है विधि बनाकर ये लागू कर सकता है, जो आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2) का पहला ये अपवाद है, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2) जो हमने लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की है, ये जो प्राइवेट जॉब है और जो एग्रीमेंट की जॉब है, जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, उस पर ये लागू नहीं होता है। अगली कड़ी में हम चलते हैं आर्टिकल 16(4). आर्टिकल 16(4) ये राज्य को यह शक्ति देता है कि वह अपने राज्य में पिछड़े वर्ग की पहचान कर उसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए वह आरक्षण जैसे प्रावधान कर सकता है। जैसे पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने के लिए
प्रतिनिधित्व देने के लिए आर्टिकल 16(4) के तहत राज्य या संघ विशेष कानून बनाकर पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए उनको ये छूट प्रदान दे सकता है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि वर्ग पिछड़ा हो और राज्य के अधीन सेवाओं में उनका उचित पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। तो अब इसमें समस्या ये उत्पन्न आ जाता है कि पिछड़ा कौन है। अब यहीं से एक बहस स्टार्ट हो जाता है कि पिछड़ा कौन है। तो इस बात के लिए अगर हम चर्चा करेंगे पिछले इतिहास में जाकर कि किस प्रकार से संवैधानिक लड़ाइयाँ लड़ी, किस प्रकार से आयोगों और कमेटियों का गठन हुआ यह पहचान करने के लिए कि पिछड़ा कौन है, उनको आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, तो इसकी इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में। अगर हम इसमें हेडिंग डाल लेते हैं पिछड़ा कौन, तो इसके लिए प्रथम जो है पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था। ठीक है, इन्होंने कुछ सिफारिशें राष्ट्रपति जी को सौंपी, जिनको राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है 1979 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार, और इन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल, जिसके अध्यक्ष वीपी मंडल थे। इसलिए द्वितीय पिछड़ा आयोग को मंडल आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, जो अपनी इन्होंने सिफारिशें कुछ दिया, उस सिफारिशों को हम समझेंगे, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई अक्सर राजनीतिक पार्टियों में होती है। और अगर आप निबंध लिखते हैं या फिर कोई भी प्रश्न लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग यानी कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसका आधार क्या था। तो उन्होंने ये कहा था, तो पिछड़े वर्ग की जो पहचान है उसको दो आधार बनाया जा सकता है। पहला आधार है सामाजिक, दूसरा आधार शैक्षणिक। तो पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि मंडल कमीशन ने, वीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन ने 1980 में राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट सौंपी, जो उन्होंने ये बताया कि पिछड़ों की पहचान कैसे करनी। पिछड़ों की पहचान सामाजिक और शैक्षणिक आधार होना चाहिए। जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा है वह पिछड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1990 में जैसे ही, अब ये 1980 में वीपी मंडल द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था राष्ट्रपति जी को, तब जाकर भारत में एक तरीके से पिछड़ों के लिए संघर्ष, आरक्षण, ये तमाम राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। और उसी की दबाव में 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का संवैधानिक प्रावधान किया गया और उसको लागू किया गया। इस 27% आरक्षण और पिछड़ों की पहचान के पिछड़ों से संबंधित जो आरक्षण था, इसके लिए इंदिरा साहनी जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो इंदिरा साहनी बाद में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ों से संबंधित क्या प्रावधान दिया, पिछड़ों से संबंधित क्या व्याख्याएं की। तो हम ये समझेंगे 1992 में एक इंदिरा साहनी वाद आता है, इंदिरा साहनी वाद, जिसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया था और यह व्याख्या किया गया था, यह एक्सप्लेनेशन दिया गया था और कुछ आधार बताए गए थे कि किस आधार पे हम
आरक्षण को देखते हैं तो उन्होंने ये पहले ये कहा कि आरक्षण की व्यवस्था समानता का विरोधी नहीं है। पहले ये कहा कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है, समानता का विरोधी नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप ये उस समय हमारे पास उतना तकनीक नहीं था कि हम वैश्विक स्तर पर यानी कि भारत के वैश्विक स्तर पर यह हम पता कर सकें कि वर्ग में कौन से वर्ग ज़्यादा पीछे हैं, कौन से ज़्यादा आगे हैं। लेकिन एक समानुपात एक अनुपातिक प्रणाली द्वारा यह पता किया गया कि हाँ कुछ वर्ग विशेष रूप से आगे हैं, जो शासन सत्ता में आगे हैं, शैक्षणिक रूप से आगे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से आगे हैं। तो एक आधार बनाया गया, जातीय आधार बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी वाद में यह बताया गया कि आरक्षण का आधार जाति हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यह बताया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर उन्हें कहते हैं जो पिछड़े वर्ग में सम्मिलित वह व्यक्ति जो संपन्न परिवार से हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, उनको क्रीमी लेयर कहते हैं। क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे इसी कड़ी में हम चलते हैं तो उन्होंने यह कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, अधिकतम सीमा। उसके बाद इन्होंने यह कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में यह कहा कि पदोन्नति में जो प्रमोशन होता है उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसके अलावा बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड का मतलब यह होता है कि जो सीटें बच जाती हैं भरते वक्त, जो वैकेंसियाँ में वो खाली रह जाती है सीटें, उनको हम पहले बार में, जैसे कि कोई पिछड़े वर्ग का सीट है, ओबीसी SC ST की कोई सीट है और वह किसी कारणवश वो भर नहीं पाई, तो अगले वर्ष जो है पुनः जब वैकेंसी आएगी तो उनको पिछड़े वर्ग की कोट सूची में ही शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य सूची में। जब उसके अगले वर्ष भी वह पुनः नहीं भर पाती है तब उसको सामान्य सूची में डाला जाता है। इसी को कहते हैं बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद आते हैं आरक्षण की व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकन होगी। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा होगी। एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको पुनः रिव्यू कर सकता है, जांच कर सकता है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो संवैधानिक रूप से है कि नहीं। तो ये 1992 में इंदिरा साहनी वाद में ये बताया गया था कि आरक्षण के क्या क्या आधार हो सकते हैं और कोई राज्य किस आधार पर आरक्षण देगा। लेकिन अब इसमें हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा आज के समय में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आरक्षण में पिछड़ों को जो आरक्षण में इंदिरा साहनी वाद 1992 में ये कहा गया था कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो आर्टिकल 16 में जो आर्टिकल 16 का 4 जो हमें यह बताता है कि पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। और ऐसे में अगर सरकार अपनी नीतियों का आरक्षण का ओवरलैपिंग हटा दे या फिर गलत तरीके से गलत सूचना या गलत डाटा के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान लाए तो कहीं न कहीं आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगली कड़ी में जाते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में प्रमोशन में रिजर्वेशन को बैन कर दिया था अपने फैसले में, जजमेंट में, तो ये एक तरीके से राजनीति का विषय बन गया था, पिछड़ों का चर्चा का विषय बन गया था। तो उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण के लिए 77वां संविधान संशोधन 1995 में लाया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 में लाया गया, जिसमें से अनुच्छेद 16(4) में क्लॉक कॉज जोड़ा गया और यह कहा गया था कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। तत्पश्चात 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लाया गया। ठीक है, 85वां संविधान संशोधन 2001 जो यह कहा कि SC और ST को परिणामी ज्येष्ठता लागू होगा। परिणामी ज्येष्ठता का मतलब समझ लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति
अगर किसी कारणवश या कि विभाग में प्रमोशन कर दिया जाता है, जैसे कि किसी भी क्लर्क को अपर क्लर्क बना दिया जाए तो लोअर क्लर्क को अपर क्लर्क बना दिया जाता है, या फिर ऑफिसर रैंक में ला दिया जाता है, तो उनका जो प्रमोशन हुआ वो स्थायी रहेगा, उनको फिर आप हटा नहीं सकते हैं। तो SC ST के लिए यह प्रावधान लाया गया था 2005 में, 2001 में, कि अगर उनकी परिणामी ज्येष्ठता लागू हो जाती है तो उनको कोई हटा नहीं सकता है। तो यह हम समझ लेते हैं कि आरक्षण। उसके बाद इस जो पदोन्नति में जो आरक्षण था ये राजनीति का विषय बन गया, तमाम चर्चाएं होने लगी। उसके बाद सरकार के ऊपर एक दबाव आया कि जो पदोन्नति में जो आरक्षण आपने दिया है ये कहीं न कहीं समानता का विरोधी तो नहीं है, या हम किसी एक वर्ग को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए कहीं सामान्य व्यक्तियों के साथ अपहित तो नहीं कर रहे। तो सरकार के ऊपर एक दबाव बना। तो उसके बाद M नागराजन बनाम भारत संघ 2006 में, उसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। उसने यह कहा कि कि पदोन्नति में आरक्षण की जो शर्त है, उन्होंने यह कहा कि पिछड़ेपन का प्रमाणिक आंकड़ा होना चाहिए, अपर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और विभाग के प्रशासनिक दक्षता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्णय में यह शर्त रखा गया। तो आप इस पूरे आंकड़े से, इस पूरे इस डाटा से ये समझ पा रहे हैं कि इन सभी के बीच में दो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी। पहला ज़रूरी ये है कि पिछड़ा जो वर्ग है उसका वास्तविक आंकड़ा। दूसरा क्या है कि दूसरा इसमें क्या है कि सरकार में या फिर नौकरी में प्रतिनिधित्व, शासन में प्रतिनिधित्व का आंकड़ा। तो ऐसे में आप ये समझेंगे कि जब 1992 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये आधार बताया गया था कि जाति को आप आधार बनाकर आरक्षण देंगे, और दूसरा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2006 में निर्णय में यह दिया था कि अगर आप पदोन्नति में आरक्षण देते हैं तो आपके पास यह डाटा होना चाहिए कि उस समाज का या फिर उस वर्ग का शासन सत्ता में भागीदारी में सरकार के अधीन नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जातिगत जनगणना। यदि आपके पास जातिगत जनगणना होता है तो जातियों का एक डाटा आपके पास उपलब्ध होता है, जिसके आधार पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे समाज या फिर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपकी जाति या समाज में कौन सा स्थान है तथा उसका प्रतिनिधित्व कितना है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो जातिगत राजनीतियाँ होती हैं, जो फिर क्षेत्रीय राजनीति होती हैं, वो अक्सर अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाते हैं। तो इसीलिए जातिगत जनगणना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट का उल्लंघन न हो, और समाज में अगर आपकी जाति का प्रतिनिधित्व अधिक नहीं है और वो पिछड़ा है और उसको उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसको आरक्षण के माध्यम से समानता के दायरे में नहीं ला पाया जा रहा है, तो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आरक्षण एक्चुअली है क्या। आरक्षण देखिए, समाज में ऐसे वर्ग जो एकदम बिल्कुल हाशिए पर हों, जो बिल्कुल पीछे खड़े हों, जिनको उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, संसाधन का वितरण सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है, समाज में उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, उनको हम आरक्षण के माध्यम से समानता लाने का प्रावधान करते हैं। तो अगर आप आरक्षण को आप समझ सकते हैं तो आरक्षण को एक नॉर्मल सामान्य भाषा में समझेंगे कि इससे सामान्य रूप में अगर एक परिवार के पास दो बच्चे हैं, ए और बी, परिवार की जो क्षमता है 1 लीटर दूध की है, परिवार की क्षमता 1 लीटर दूध की है, और अगर इसमें से अगर न्याय तर्क की बात करते हैं तो दोनों को आधा लीटर मिलना चाहिए, आधा लीटर मिलना चाहिए, न्याय तर्क यही है। लेकिन किसी कारणवश इस बी को कोई बीमारी हो जाती है, जिसमें डॉक्टर यह बोलता है कि बी लड़के को आपको 1 लीटर दूध का सेवन कराना होगा, तभी इसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, तभी यह मजबूत हो पाएगा। अब समस्या यह हो जाती है कि परिवार के पास
टोटल संसाधन 1 लीटर ही है, तो वो परिवार यह करेगा कि इस एक आधा लीटर इसका जो है इसी बच्चे को ट्रांसफ़र करेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि संसाधन इसका छीनकर इसको उपलब्ध करा रहा है। यह एक उपचार है कि यह जो पिछड़ा है इसको आगे समानता के रूप में इसको लाने का एक उपचार है। तो आरक्षण एक नकारात्मक भावना नहीं बल्कि सकारात्मक भावना है कि जो किसी कालखंड में किसी वर्ग के साथ सामाजिक और शैक्षणिक भेदभाव कर कर उनको पीछे किया गया था, एक उपचार के माध्यम से उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास ही आरक्षण है। अगर सरकार निजीकरण करती है, निजीकरण का मतलब यह है कि सरकार किसी भी संस्था में या फिर किसी भी आयोग में, किसी भी विभाग में अपना अंश को बेचती है, ठीक है, किसी अपनी संस्था कंपनी को अंश किसी प्राइवेट निजीकरण संस्था को बेचती है तो यह होता है निजीकरण। अगर सरकार अपनी संस्थाओं को या फिर अपने प्रतिनिधित्व को कम करती है या फिर अपने कार्य को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ज़्यादा कराती है तो वो कहीं न कहीं आरक्षण की चोरी कर रही है, और आरक्षण की चोरी कर रही है तो आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 का उल्लंघन कर रहा है। अगर सरकार ओवरलैपिंग भी करती है, ओवरलैपिंग को लागू नहीं करती। ओवरलैपिंग मतलब ये होता है कि जैसे कि आरक्षण के जो नियम हैं, जैसे कि एससी को 15%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27%, तो टोटल जो है 49.5% आता है। तो ये आरक्षण का एक दायरा है, आरक्षण का एक दायरा है कि आप इससे अधिक नहीं जा सकते हैं। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर 49.5% आपका आरक्षण कोटा है और 50.5% सामान्य कोटा है, सामान्य, तो सामान्य को आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति एससी और एसटी ओबीसी कोटे से है और वह फाइट करके सामान्य कोटे में अगर जा रहा है, फाइट करके सामान्य कोटे में जा रहा है, तो वह अपने कोटे से निकलकर सामान्य कोटे में जा रहा है तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। लेकिन अगर कोई सरकार एससी को 15% के दायरे में रखता है, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% के दायरे में रखता है, तो यह अगर ओवरलैपिंग नहीं होता है तो एक तरीके से आरक्षण की चोरी होती है। तो आरक्षण की चोरी होती है तो उसका नुकसान क्या है कि आप प्रत्यक्ष रूप से 49.5% में सामान्य व्यक्ति ये आरक्षित ओबीसी एसटी को आरक्षण दे रहे हैं लेकिन 50.5% में एक तरीके से ब्राह्मण, ठाकुर और सामान्य ऐसी जातियां हैं जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण दे रहे हैं। तो यदि आप आरक्षण के दायरे को ये समझते हैं कि अगर कोई सरकार ओवरलैपिंग के फॉर्मूले को लागू नहीं करती है तो ये प्रत्यक्ष रूप से उच्च वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण देने का लाभ कर रही है। उसके बाद हम समझेंगे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है, इसकी जो शुरुआत हुआ था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की, ये 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 1991 इसकी शुरुआत किया गया था। शुरुआत मतलब प्रयास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद 12 जनवरी 2019 को एनडीए की सरकार द्वारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था और ईडब्ल्यू रिजर्वेशन के तहत 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर उच्च जातियों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर उच्च और सामान्य जातियों को रिजर्वेशन दिया गया। अब देखिए आप 1992 के इंदिरा साहनी वाद को समझिए और 1991 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध रूप से इस व्याख्या को समझिए कि आरक्षण का आधार सिर्फ जातिगत हो सकती है, क्योंकि आरक्षण का जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा और जो आप आर्थिक रूप से आरक्षण दे रहे हैं ये अवैध है। आर्थिक रूप से अगर कोई पीछे है तो आप उसको आरक्षण नहीं, विशेष योजना या उपबंध के माध्यम से उनको सामान्य धारा में ला सकते हैं। जैसे कि अगर कोई गाँव के व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीछे हैं तो उनको मनरेगा या फिर कोई विशेष योजना या कानून लाकर या फिर उनको सब्सिडी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ने 1992 के इंदिरा साहनी वाद के
जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके ही खिलाफ है। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को एक बार से सुप्रीम कोर्ट को पुनः विवेचना करना चाहिए, पुनः रिव्यू करना चाहिए कि ये वैधानिक है या नहीं वैधानिक है। लेकिन अगर हम ये सामान्य जनमानस से ये जानकारी अगर देना चाहें कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने से सामान्य लोगों पे क्या इसका प्रभाव पड़ा है, तो ईडब्ल्यूएस अगर रिजर्वेशन आता है तो आप ये दायरा ये समझ सकते हैं कि 19.5% जो है आरक्षित सीट है जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी को मिला है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यह 50.5% जो सामान्य लोगों को, सामान्य का मतलब यह नहीं कि ऐसे जातियां जो उच्च वर्ग से आते, नहीं, सामान्य का मतलब यह है कि जो ओबीसी और एससी एसटी में फाइट करने वाले भी जो लोग हैं, अगर वो अपने कोटे से ऊपर जा रहे हैं तो वो ओवरलैपिंग के माध्यम से 50% में फाइट करते हैं। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि ईडब्ल्यूएस अगर रिजर्वेशन आया है तो इंदिरा साहनीवाद का जो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसमें यह कहा गया था कि 49.5 यानी कि 50% से ऊपर कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। तो अगर आरक्षण का दायरा 10% और बढ़ाता है तो हम कहीं न कहीं जो ओबीसी, एसटी और दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो 50% में भी फाइट करते थे, उनको अब 40% में फाइट करना पड़ता है। तो ऐसे में जो ओबीसी, एससी हैं उनको 10% की हानि हो रही है। तो अगर कोई सरकार ओवरलैपिंग को लागू नहीं करता है या फिर आरक्षण की चोरी करता है तो वो कहीं न कहीं आपके आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। तो ये आपको सोचना चाहिए कि कोई भी सरकार आपके समाज का प्रतिनिधित्व किस प्रकार कर रही है और आपके समाज का जो प्रतिनिधित्व है उसका क्या समाज पे प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद हम अगली कड़ी में देखेंगे आर्टिकल 16(5). आर्टिकल 16(5) के तहत ये कहा गया था कि कोई अगर धार्मिक या और सांप्रदायिक संस्था है, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है तो उस पे आर्टिकल 16 लागू नहीं होगा। आर्टिकल 16 लागू नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई मदरसा है और वहाँ पे कुरान से संबंधित कोई विशेष महत्वपूर्ण कोई शिक्षा देनी है, तो ऐसे में जो अल्पसंख्यक के द्वारा यानी कि उस कुरान के विशेषज्ञ के द्वारा जिनको मतलब कि वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी वही आधार माना जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति का हूँ तो मैं कुरान जाकर पढ़ूंगा, नहीं, वो उनकी धार्मिक विशेषताओं को चिन्हित करके बनाया गया है और किसी भी प्रकार से यह आर्टिकल 16 वहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। तो हमने आर्टिकल 16 और उसकी शब्दावलियों को बहुत गंभीरता से समझा, राजनीतिक परिदृश्य से भी समझा और शैक्षणिक परिदृश्य से भी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।